जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पिछले लेक्चर में डिवाइन थ्योरी कवर की थी और फोर्स थ्योरी स्टार्ट की थी, पर मैं पूरी कंप्लीट नहीं करवा पाई थी ड्यू टू सम इश्यूज। आज हम फोर्स थ्योरी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी करा दूं। और अगर आपको पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरी चाहिए और अगर वो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको ये सेकेंड यूनिट नंबर 8 वाला चाहिए तो वैसे मैं 7, 9 और 10 कवर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। कि फोर्स थ्योरी का हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक कर लिया था। जिसने नहीं किया है पिछले लेक्चर में देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी पिछले लेक्चर का। और यहाँ पे हमने इनके क्या किसके अकॉर्डिंग क्या थिंकर्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं फोर्स थ्योरी के लिए, वो हमने डिस्कस की थी, जो कि आप अपने आंसर में मेंशन करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स थ्योरी। The force theory implies, एक second, the force theory implies that the origin of state can be traced to the capture and submission of men by men, or in other words, domination acquired by superior physical force. तो स्टेट का फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ था? फोर्स के थ्रू हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो एक सुपीरियर फिजिकल फोर्स था जिसने मेन को, यानी कि मेन यहाँ पे कौन से जो सिटीजन्स हैं सोसाइटी में जो रह रहे हैं, जब डोमिनेट हुए, ठीक है, मेन जो थे सबमिसिव हो गए। सबमिसिव इन द सेंस कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया, वो सबऑर्डिनेट थे। और कैसे सबऑर्डिनेट थे? फिजिकल फोर्स जो थी वो सुपीरियर थी। ठीक है, तो फोर्सफुली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था और वॉर चल रहे थे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन थी, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया भी था। ये सारी चीज़ें हो रही थी और इसलिए फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि फोर्स की वजह से स्टेट का ओरिजिन हुआ। कि जब बहुत सब कुछ गलत गलत होने लग गया तो हमें चाहिए था कि एक स्टेट हो जो हमें प्रोटेक्ट करे। अब बात करते हैं जेंक्स। अकॉर्डिंग टू जेंक्स, क्या ऑल पॉलिटिकल communities of the modern age owe their existence to successful warfare। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो जेंक्स बोलते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल कम्युनिटीज हैं आज के टाइम पे, मॉडर्न एज में, आधुनिक समाज में जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक कम्युनिटीज हैं, उनका एग्जिस्टेंस के जो उनकी जो अस्तित्व है, बेसिकली एग्जिस्टेंस है, वो कैसे है? टू सक्सेसफुल वॉरफेयर। कि उस टाइम पे कभी ना कभी एक सक्सेसफुल वॉरफेयर रहा होगा। वॉरफेयर क्या होता है? जब हम आर्म कन्फ्लिक्ट्स करते हैं, मिलिट्री वाले, जब वॉर होता है, मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें। तो जब वो एक सक्सेसफुल वॉर होता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होते हैं और वो रिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद मॉडर्न एज में किसकी शुरुआत होती है? जितनी भी पॉलिटिकल कम्युनिटीज आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं वॉर की देन है, वॉरफेयर की देन है, इनके अकॉर्डिंग, जेंक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, again a state was founded when a great leader with the help of soldiers was able to establish his authority over a certain territory। एक स्टेट जो था वो अगर उसकी स्थापना बोले, फाउंडेशन बोले, वो तब होती है, मतलब एक स्टेट फाउंड, मतलब एक उसका फाउंडेशन तब होता है जब एक ग्रेट लीडर, मतलब एक अच्छा जो लीडर है, वो अपने सोल्जर्स की मदद से, अपने सैनिकों की मदद से अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर पाए ओवर सर्टेन टेरिटरी। वॉर करने का सबसे मेन कारण क्या होता है? ऑब्वियसली आप किसी की टेरिटरी को हथियाना चाहते हो, उस पर अपनी अथॉरिटी जमाना चाहते हो, राइट? तो इसलिए यही इसका मोटिव था। ठीक है, फोर्स थ्योरी भी पढ़ रहे हैं अब ये। लेटर ऑन क्या हुआ? ही एक्सटेंडेड हिज थ्योरी ओवर द नेबरिंग एरियाज। ही कौन है यहाँ पे? लीडर। ठीक है, जैसे दो लीडर्स के बीच में वॉर हुआ, मान लेते हैं ए, ठीक है, और ये बी लीडर है, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, और वॉर हुआ किसी टेरिटरी को लेकर, ठीक है, जमीन के लेकर। फिर अब उसने वो टेरिटरी हटा ली और अपनी वहां पे अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ली। ठीक है, अब वो चाहेगा कि इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है या जो नेबरिंग एरियाज है उसको भी मैं हथिया लूँ एक एक करके। ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और वो अपने, हर कोई चाहेगा कि अपनी अथॉरिटी को वो एक्सटेंड करे, जिससे आता है हमारा इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट वाज इन हिज वे दैट द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस तरीके से एक स्टेट जो था, राज्य था, अस्तित्व में आया। ऐसे होता था कि वॉर होते थे, दो मतलब लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, फिर वो उसके टेरिटरी को हत्या लेते थे, फिर दूसरी नेबरिंग टेरिटरीज को, और धीरे धीरे ऐसे करते करते उन्होंने जब बहुत सारी टेरिटरीज ले ली तो एक स्टेट का निर्माण हुआ। ऐसा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा गया है। ठीक है, देन ब्लंट शिली की बोलते हैं कि फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के निर्माण में स्टेट एक एज अ संस्था जब बनी, ठीक है ना, संस्था बोलेंगे, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो संस्था, सो बेटर वर्ड आप इसका हिंदी में को बताना बाद में। तो फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के निर्माण में।
ठीक है, द फोर्स था, फिर स्टेट आया, जो मैंने आपको अभी कहानी बताई। और इस थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स है, प्रोपोनेंट्स कौन होते हैं, प्रोपोनेंट्स मतलब जिस थ्योरी में मानते हैं, उसके सपोर्टर्स, वो ऐसा उनके अकॉर्डिंग देयर आर वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। जब एक स्टेट बन रहा होता है, ऐसा तो है नहीं कि पहले एकदम स्टेट आ जाता है, कुछ ना कुछ उससे पहले कारण रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीजें हुई होंगी, कोई ना कोई इवेंट्स हुए होंगे, और तब जाके स्टेट बना, ठीक है। सो मेरी राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगी बाद में इसको जब अभी नया पेन टैब आ जाएगा तो उसमें हम और अच्छे से करेंगे। फर्स्टली देयर इज अ कंटिन्यूड प्रोसेस ऑफ एग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, सबसे पहला क्या होता है, एक एग्रेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। और फिर जो कॉन्करर्स होते हैं, कॉन्करर्स कौन, जो जीत जाते हैं वॉर, फिर वो क्या करते हैं, कॉन्करर्स जो है कैप्चर कर लेते हैं टेरिटरी को, किसकी टेरिटरी को, जो हार जाते हैं, ऑब्वियसली जो जो हार गया उसकी टेरिटरी को आप ले लोगे। सेकेंडली क्या होता है, जो वीकर होते हैं उनको स्लेव बना लिया जाता है और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो एग्रेशन होता है, एग्रेशन की वजह से वॉर होता है, और जो राज्य या फिर जो कंट्री जीत जाती है वो डिफीटेड टेरिटरी को हथिया लेती है और वहां के लोगों को अपना स्लेव बना लेती है और उसको एक्सप्लॉइट करती है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, कॉपरेशन होती है, जो कॉन्करर्स और कॉन्कर्ड है, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आपस में कॉपरेट करते हैं। कॉन्करर्स मान लो फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स, और कॉन्कर्ड मान लो कौन, हमारे इंडियंस, ठीक है। तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जिसपे शासन हो रहा है वो कॉन्कर्ड, ठीक है, और जो शासन कर रहा है वो कॉन्करर्स। तो इन दोनों के बीच में फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कॉपरेशन होता है। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया का जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, तो जब कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, तो वो अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर से बनवाने लग गई थी कि अगर आप हमको आप हमारे राइट्स एक्सरसाइज करने दोगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने दोगे, तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट वाला सिचुएशन आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है उसके बाद यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म की। अब एक टाइम के बाद क्या हुआ था, जैसे 1857 रिवोल्ट हुआ था, फिर बाद में गांधी जी आए थे, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब। तो एक टाइम में हमें क्या आने लगता है, हमारे अंदर एकता की भावना और पेट्रियोटिज्म, यानी कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आने लग जाती है। गवर्नमेंट इज फॉर्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, फिर एक सरकार बनाई जाती है उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। जैसे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जब बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगे, वो नहीं संभाल पा रही थी, तो ब्रिटिश क्राउन आ गया था डायरेक्ट, ठीक है। एंड लास्टली स्टेट इज स्टैब्लिश्ड, फिर बाद में क्या होता है, लास्ट में जब एक सरकार बन जाती है, फाइनली एक गवर्नमेंट बन जाती है और सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, तो जैसे कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और हम इंडिया बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एज अ स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट कहलाया गया। द मिलिट्री लीडर्स जो थे अब इसमें वो किंग्स बन गए, ठीक है। ये तो मैं इंडिया का एग्जांपल दे रही थी, बहुत बात की बात है, लेकिन ये फोर्स थ्योरी बहुत पुरानी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे, तो उस टाइम पे जब क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर हो रहा है, तो जो मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे वो आगे चल के कौन बन जाते थे, राजा, ठीक है। वही लीडर जो लड़े वॉरफेयर में, जो कैप्टन थे, ठीक है, उसके मतलब मिलिट्री लीडर आप बोल सकते हो, लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह, तो वो आगे चल के वही राजा बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ाई जितवाई। और फिर वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने लग जाते हैं और उसको अपना एक्सपेंशन करने लग जाते हैं। देन द फोर्थ थ्योरी ग्लोरीफाइज वॉर। तो फिर फोर्थ थ्योरी जो है, बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दूं तो फोर्थ थ्योरी क्या करती है, वॉर को ग्लोरीफाई करती है। इट मेंटेन्स दैट इट इज ड्यूरिंग वॉर दैट डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म एंड यूनिटी कम टू द फोर, ठीक है। तो वॉर के टाइम पे ऐसा होता है कि अगर वॉर नहीं होगा तो हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है, यूनिटी की भावना है, वो निखर के नहीं आएगी, एक डिसिप्लिन नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो आर्मी में डिसिप्लिन होता है, देशभक्ति होती है, उन सब में यूनिटी की भावना होती है, तो ये कहीं ना कहीं वॉर की वजह से होता है, ठीक है। कि हम पे कोई हमला कर रहा है तो हमारे अंदर उसके प्रति एक एनिमीशिप आ जाती है, ठीक है, ये हमारा दुश्मन है, इससे हमें लड़ना है, तो उस दुश्मन से लड़ने के लिए हम सब यूनाइट हो जाते हैं। तो ये फोर्स थ्योरी का मानना है। और फोर्स थ्योरी ग्लोरीफाइज वॉर क्यों लिखा है, क्योंकि ये वॉर को अच्छा मानती है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि फोर्स थ्योरी वॉर को अच्छा मानती है, कि वॉर है तभी स्टेट बना, वॉर नहीं होता तो यूनिटी, पेट्रियोटिज्म, डिसिप्लिन जैसे फीचर्स नहीं आ पाते। और ये जो हाइपोथेसिस है, ये भी एक हाइपोथेसिस है, अजम्पशन है, अनुमान है कि hypothesis was utilized by the German scholars। अभी इस हाइपोथेसिस का यूज कि हाँ क्या सच्ची में वॉर से स्टेट का निर्माण हो सकता है, स्टेट का एग्जिस्टेंस अफेक्ट होता है, तो ऐसे जर्मन स्कॉलर्स इस हाइपोथेसिस में मानते थे और उन्होंने इसका यूज किया टू लेजिटिमाइज द पोजीशन एंड पावर ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने फोर्स थ्योरी का, ऐसा होता है ना कि थ्योरी ना हमारे कहीं ना कहीं काम आती है। अगर मैं आज कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं किसी वर्क पे रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ किसी पुरानी थ्योरी जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो हमें थ्योरी किस काम में आती है, जो पहले से थ्योरी बनी हुई है उनका एग्जाम्पल देके, उनके फैक्ट्स देके हम उसको जस्टिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर इसको
और इसलिए जर्मन स्कॉलर्स ने अपनी पोजीशन को स्टेट की पावर कितनी होनी चाहिए, स्टेट के पास कोएर्सिव पावर होती है, जैसे आपको पता है स्टेट के पास फोर्स यूज करने की पावर होती है, सबसे बड़ी बात। तो इस सब को जस्टिफाई किया जाता है फोर्स थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसको चर्च ने भी सपोर्ट किया इस फोर्स थ्योरी को ड्यूरिंग द मिडल एजेस। ठीक है, क्यों सपोर्ट किया? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वाइल द चर्च वाज द रिलीम ऑफ गॉड, क्योंकि वो बोलते थे हम चर्च जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टेट वाज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ पावर एंड कार्नेज। ठीक है, और जो स्टेट है वो उसका आफ्टर इफेक्ट है पावर का या कार्नेज का। द इंडिविजुअल्स यूटिलाइज दिस हाइपोथेसिस टू कन्फाइन द एक्सरसाइज ऑफ द स्टेट टू वॉर एंड गेन द सपोर्ट, एक सेकेंड, एंड गेन द सपोर्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पे आ गए आपके दो वर्ड्स, कार्नेज और पार। तो कार्नेज क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। तो स्टेट क्या है? एक आफ्टर इफेक्ट है पार का और डिस्ट्रक्शन का। जब सारी चीजें वॉर वगैरह से डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे स्टेट की शुरुआत होती है, उससे एक पावर से निकलकर, पावर के लिए हम लड़ रहे होते हैं ऑब्वियसली जब वॉर होता है, तो उसका एक आफ्टर इफेक्ट क्या मिल के आता है, मतलब रिजल्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन का रिजल्ट। और पावर का, जब पावर के लिए लड़ाई की जाती है तो उसका रिजल्ट होता है स्टेट। वेयर जो चर्च है वो तो गॉड से निकला है, ठीक है, उसको गॉड ने बनाया है। और जो इंडिविजुअलिस्ट थे, ठीक है, यानी कि आप लिबरल्स मान लो बेसिकली, तो इंडिविजुअलिस्ट थे वो इस हाइपोथेसिस का कैसे यूज करते थे, इस अजम्पशन का अपने चीजों को समझाने के लिए कि हाँ भाई जो स्टेट है वो वॉर पे जा सकता है, वो वॉर लड़ सकता है, और इससे क्या होगा, हमें वॉर लड़ने से स्टेट को एक रूल ऑफ लॉ के लिए सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, उसके लॉज के लिए उसको सपोर्ट भी मिलता है, ऐसा इनका मानना था। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फोर्स थ्योरी। तो क्रिटिसिज्म ऑफ फोर्स थ्योरी है यहाँ पे ऐसा, to regard the element of force as the only factor responsible for the evolution of state is not correct। तो पहला क्रिटिसिज्म ये कहता है कि सिर्फ फोर्स के बिना पे, ठीक है, ये बोल देना कि हाँ भाई फोर्स है तो स्टेट का निर्माण हो गया, तो ये गलत है। सिर्फ फोर्स ही एक लौता कारण थोड़ी था स्टेट बनने का, बहुत सारे कारण थे। ठीक है, एवोल्यूशन के, स्टेट के एवोल्यूशन को सिर्फ आप एक बेसिस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ फोर्स था तो स्टेट का एवोल्यूशन हुआ, नहीं। फोर्स अलोन कैन नॉट अकाउंट फॉर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ स्टेट। और फोर्स, सिर्फ फोर्स की मदद से हम स्टेट को कंटिन्यू भी नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि हर बार फोर्स यूज किया और स्टेट कॉन्टिन्यूएंस में रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइट विदाउट राइट कैन एट बेस्ट बी ओनली टेम्पररी। क्या है? इसको बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्पल में। माइट मतलब क्या? माइट मतलब आपका ब्रेवरी, आपका क्षमता। ठीक है, तो आपका जो माइट है, आपका जो लड़ना है, या फिर आपकी जो ब्रेवरी है, आपका जो फोर्स यूज करने का तरीका है, लेकिन अगर आप उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हो, राइट तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो अपनी क्षमता को, अपने माइट्स को, माइट मतलब क्षमता, ब्रेवरी, फोर्स का इस्तेमाल करना या वॉर लड़ना, ठीक है, तो अगर आप उसको सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे हो तो वो हमेशा क्या रहेगा? टेम्परेरी रहेगा। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि हाँ फोर्स का इस्तेमाल करके मैंने एक टेरिटरी जीती, दूसरी टेरिटरी जीती, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो स्टेट है उसका कॉन्टिन्यूएंस नहीं रहेगा और वो टेम्परेरी होगा। तो राइट थिंग टू डू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब्राहम लिंकन बोलते हैं विक्ट्रीज बाय फोर्स आर शॉर्ट लिव्ड। तो मतलब कि जब अगर आपने कोई लड़ाई बल के ऊपर जीती है, फोर्स का यूज करके जीती है, तो वो जो विक्ट्री है आपकी, जो मतलब आपकी जो जीत है वो बहुत कम समय के लिए रहेगी। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि आपकी विक्ट्री, अगर आप किसी पे जीत हासिल करना चाहते हो ना, तो वो अगर वो लॉन्ग टर्म हो तो उसके साथ आप कॉपरेट कर लो, उसके साथ आप नेगोशिएशंस कर लो, ठीक है, तो वो लंबे समय के लिए रहता है। उसके साथ आप उसको दोस्त बना लो, कॉम्प्रोमाइजेस कर लो। राइट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय फोर्स। और आप राइट्स जो है वो फोर्स के द्वारा नहीं क्रिएट किए जा सकते। अब मेरे को कोई राइट टू स्पीच चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स चाहिए, तो हम फोर्स का इस्तेमाल करके हम उसको जबरदस्ती हम पे थोप नहीं सकते। राइट्स लाइक द स्टेट आर फाउंडेड इन द नेचर ऑफ मैन। ठीक है, जैसे राइट, नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है पर यहाँ पे नेचुरल राइट्स की बात हो रही है। जैसे जॉन लॉक बोलते थे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो मैंने एक लेक्चर पहले बताया था यूनिट 6 में ओपी गाबा में। देन विल नॉट फोर्स मस्ट बी द बेसिस ऑफ स्टेट। तो स्टेट के बनने का कारण, स्टेट का क्रिएशन किस पे डिपेंड होना चाहिए? विल पे। लोगों की विल होनी चाहिए वो करने की, ठीक है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो स्टेट बनाए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती फोर्स का इस्तेमाल करके उनको स्टेट बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है इमैनुअल कांत की। तो इमैनुअल कांत बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो आप इनको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो और इसको बेसिस भी बना सकते हो। और यहाँ से हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कांत का एक आइडिया भी समझ सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ डेविल्स would find it to their advantage to establish a coercive state by general consent। तो कांत जो है जनरल कंसेंट की बात कर रहे हैं, जैसे जनरल विल की बात करते हैं रॉल्स, वैसे जनरल कंसेंट की सबका मत लेना बहुत जरूरी है, सबका कंसेंट होना चाहिए, सबकी विल होनी चाहिए, ठीक है।
तो पॉपुलेशन ऑफ डेविल्स, डेविल्स क्या होते हैं भाई, बुरे लोग, ठीक है, वुड फाइंड इट टू देयर एडवांटेज टू एस्टैब्लिश अ कोएर्सिव स्टेट। अब जो डेविल है, ठीक है, बहुत गंदे लोग हैं, इवल लोग हैं, तो वो तो अपना कोएर्सिव स्टेट की एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि कैसा स्टेट हो जो फोर्स का इस्तेमाल करे, और उसका यूज वो कैसे करेंगे, अपने एडवांटेज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, सेल्फिश पर्पस के लिए करेंगे, और वो फोर्सफुली दूसरों से मनवा भी लेंगे, जनरल कंसेंट। तो ये भी एक किसका क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे विल का यूज नहीं होता, फोर्स का यूज होता है और जबरदस्ती उनका कंसेंट ले लिया जाता है। Okay, so now next criticism, this theory does not give emphasis to the element of cooperation। अब अभी हमने पूरी फोर्स थ्योरी पढ़ी, वहाँ पे हमने कभी भी कॉपरेशन की बात नहीं पढ़ी, ठीक है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि कॉपरेशन की बात नहीं करता, सिर्फ फोर्स की बात करता है, ये वॉर को ग्लोरीफाई करता है, मतलब वॉर अच्छा है, वॉर की प्रशंसा करता है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि वॉर की प्रशंसा करना गलत है। और जो फोर्स थ्योरी है वो एब्सोल्यूटिज्म ऑफ स्टेट को जस्टिफाई करती है कि हाँ भाई ये ठीक है, स्टेट एब्सोल्यूट हो, स्टेट के पास सारी पावर हो, कंट्रोल करना जानता हो पूरे तरीके से। एब्सोल्यूट पावर्स क्या होती है, जब सारी पावर स्टेट के पास हो, तो इस चीज को भी फोर्स थ्योरी जस्टिफाई करती है। और थ्योरी ऑफ फोर्स इज अ ब्लो टू द इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ फोर्स ऑफ एलिमिनेटिंग फोर्स एंड वॉर। अब हमारे जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है, IR है, इंटरनेशनल पीस स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम फोर्स और वॉर को खत्म कर दे, एलिमिनेट करना मतलब फोर्स और वॉर को खत्म कर दे। और अगर फोर्स थ्योरी जब तक है तब तक तो ये फोर्स और वॉर को खत्म ही नहीं होने देगी, बल्कि हमें फोर्स और वॉर खत्म करना है। अब लेट अस सम अप, तो इसका एक लास्ट कंक्लूजन देख लेते हैं इस चैप्टर का। द थ्योरीज ऑफ स्टेट एज डिवाइन थ्योरी इंक्लूड द क्लेम दैट मोरालिटी इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द कमांड्स और करेक्टर ऑफ गॉड। अब हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिवाइन थ्योरी किस पे बेस्ड होती है, गॉड पे, कि जो गॉड है उन्होंने ही स्टेट को बनाया है, उसका डिवाइन ओरिजिन है, ठीक है, एंड दैट नॉर्मली राइट एक्शन इज द वन दैट गॉड कमांड्स और रिक्वायर्स। और जो सही डिसीजन, सही एक्शंस वही होंगे जो गॉड बोलेगा, मतलब गॉड यहाँ पे कौन था, हमारा किंग, जो कि रूलर है। और वेयर एज ऑन द अदर एंड फोर्स थ्योरी क्या कहती है, फोर्स थ्योरी कहती है एकदम उल्टा, कि जो स्टेट है वो रिजल्ट है किसका, सुपीरियर फिजिकल फोर्सेस का, ठीक है, जो बहुत सारी फोर्सेस थी उनके, उन सब ने मिलकर साथ में स्टेट का निर्माण किया, और इससे, और एक स्टेट कैसे बना, लोगों के, मतलब लोगों पे चढ़ के, बेसिकली जो वीकर सेक्शंस थे, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करके स्टेट का निर्माण हुआ है, मतलब कबर, मतलब ऐसे बोल सकते हो ना, एक क्या होता है, फ्रेज होता है कि आपने कमजोरों की कबर पे स्टेट का निर्माण किया है। Through this unit, the learner would understand the origin of the state. The idea would differ depending on area, culture, and behavior of different places. The state cannot be run without a major spectrum. Not so important line, बस यहाँ तक important था, बाकी तो फिर उसने ऐसे लिखा हुआ है। So this is over, and इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो मैं सोच रही थी पहले आज ही करवा दूं, पर फिर हम इसको अलग ही रखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, और डिवाइन थ्योरी और फोर्स थ्योरी एक साथ हो जाएगी, आपको एक साथ कंपैरेटिवली पढ़नी है, ठीक है। अगर फोर्स थ्योरी नहीं है आपके एग्जाम्पल में तो आप छोड़ सकते हो, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे और एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड and do share with your friends of graduation, post graduation, etc.